हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपने रक्षाबंधन का त्यौहार जो है वो बहुत अच्छे से बनाया होगा। जिस स्थिति में आज हम हैं, सभी घर पे रहें वही सबसे सही बात होगी और अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा ध्यान रखा होगा इस त्यौहार को बनाते हुए, क्योंकि सुरक्षा जो है वो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो आज टॉपिक के ऊपर आते हैं बच्चों। अपन ने नेक्स्ट चैप्टर चालू कर दिया है। आप सभी को पता है कि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो 8वें नंबर का है आरबीएससी के अकॉर्डिंग, और चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ। देखिए, चुंबकीय पदार्थों के अंदर सबसे एंड में चलेंगे, जो कि इस चैप्टर का बहुत एंड वाला पार्ट है। अभी अपन चुंबकत्व के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बेसिकली दंड चुंबक को हमने डिस्कस किया है। दंड चुंबक की जो प्रॉपर्टी है, दंड चुंबक के जो गुण हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा है, सबसे पहले बच्चों वो लेक्चर देख लो। उस लेक्चर को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा और शायद मेरे हिसाब से कहीं जो सनलाइट है उसने थोड़ा इफेक्ट डाला है, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर थी, ये उम्मीद करता हूँ, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं बच्चों, वो टॉपिक जो है उसमें सबसे पहला पार्ट है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, है ना। हम परिभाषाओं के बारे में डिस्कस करेंगे कि चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमें पता होनी चाहिए। एग्जाम में बहुत कम, मतलब इनमें से 1 या 2 पॉइंट है जो पूछे जाते हैं, अमूमन नहीं पूछा जाता। लेकिन जब हम चीज़ को आगे समझते हैं तो हमें ये परिभाषाएं अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली परिभाषा मैंने देखो पहले से लिख रखा है, कौन कौन सी परिभाषाएं अपन डिस्कस करेंगे, वो पहले कोई छूट नहीं जाए इसके चक्कर में। तो सबसे पहली परिभाषा अपन पढ़ रहे हैं चुंबकीय ध्रुव एवं चुंबकीय अक्ष। इन चीज़ों को हम दंड चुंबक की सहायता से समझेंगे। तो आप समझिए, आप सभी को पता है कि अगर हम दंड चुंबक बनाए तो कुछ ऐसी बनाई जाएगी दंड चुंबक, है ना। वो डायग्राम आपको याद होगा जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर शो किया था। और इस दंड चुंबक के अंदर एक यहाँ पर हम बनाते हैं एन ध्रुव और यहाँ पर हम देखते हैं एस ध्रुव। अगर आप गौर करेंगे तो ये ध्रुव कभी भी इधर किनारों पर नहीं होते हैं, किनारों से थोड़ा सा कहाँ की ओर होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। ये बात ध्यान में रखना, ये जो ध्रुव है वो किनारों पर या सिरों पर नहीं है, सिरों के निकट है, सिरों पर नहीं है। ये ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक, इन ध्रुवों की क्या खास बात है, ये हमने कल डिस्कस किया था कि जब भी कोई लोहे का बुरादा अगर इसके आसपास में फैला दिया जाता है तो लोहे का बुरादा जो है वो इसके ध्रुवों के पास में आकर के ज्यादा चिपक जाता है ना। इसके ध्रुवों के पास में आकर के चिपक जाता है वो ऐसा। ठीक है, बीच में कम चिपकता है लेकिन ध्रुवों के पास में बहुत ज्यादा चिपकता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी दंड चुंबक में ध्रुव उसके सिरों के निकट स्थित वे बिंदु होते हैं जहां चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है, या फिर जहां चुंबकीय आकर्षण का बल सर्वाधिक होता है, या जहां चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है। वापस से समझ लीजिए, किसी दंड चुंबक के सिरों के निकट स्थित वे बिंदु जहां चुंबकत्व का गुण सर्वाधिक होता है अथवा चुंबकीय आकर्षण प्रबलतम होता है या अधिकतम होता है, चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। क्लियर हो गया, ये चीज लिखने की आवश्यकता थोड़ी है। चलिए फिर चुंबकीय अक्ष को डिस्कस कर लेते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या, ये जो ध्रुव है ना बच्चों, इन ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये दिखाई नहीं देती है, ये रेखा कैसी है, काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। ये जो रेखा हमने बनाई है, एन ध्रुव और एस ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, यही क्या है बच्चों, चुंबकीय अक्ष है। अगर अक्ष है तो फिर निरक्ष भी होगा। निरक्ष कैसे होगा, आप सभी को पता है कि इन दोनों ध्रुवों के मध्य का बिंदु और चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली रेखा कौन सी होगी, चुंबकीय निरक्ष। ये बात ध्यान में रखना, ये चुंबकीय निरक्ष है जो कि अक्ष के लंबवत होनी चाहिए और ध्रुवों के मध्य से गुजरनी चाहिए, है ना। ये जो ध्रुव हैं, इन ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से
लंबवत गुजरने वाली रेखा जो है वह क्या होती है, चुंबकीय निरक्ष होती है। एवं चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली सीधी एवं काल्पनिक रेखा कौन सी होती है, चुंबकीय अक्ष होती है। ठीक है, ये बात ये समझ में आया? तो ये बहुत सिंपल था बच्चों, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है वो है, एक मिनट रुकें, नेक्स्ट जो हमारे पास में है बच्चों वो है चुंबक की प्रभावी लंबाई या फिर प्रभावकारी लंबाई, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट। इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ मैग्नेट इसे बोलते हैं। चुंबकीय ध्रुव को बच्चों मैग्नेटिक पोल बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष को मैग्नेटिक एक्सिस बोला जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी वो समझिए। जब हम कोई चुंबक बना रहे होते हैं, ये दंड चुंबक अगर हम बना रहे हैं ना, ये ऐसे ही बनाते हैं दंड चुंबक, इसका ये क्या होगा, उत्तरी ध्रुव है और ये कौन सा ध्रुव मान लिया जाएगा, दक्षिणी ध्रुव। तो आप गौर कीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक इसके सिरों के बीच की लेंथ को अगर L मान लिया जाए, अगर मान लिया जाए तो ठीक है, तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है बच्चों वो इसके ध्रुवों के मध्य की सीधी दूरी होती है, ये L इफेक्टिव। अब आप गौर करके बताओ कि ये जो इफेक्टिव लेंथ है, प्रभावी लंबाई, वो किसके मध्य की दूरी है, चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा ही क्या होती है कि लंबाई ही क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है। दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा की लंबाई ही प्रभावी लंबाई है। यह इसकी वास्तविक लंबाई से कम होती है एवं चुंबक की मतलब दंड चुंबक की प्रभावी लंबाई L इफेक्टिव जो है वह चुंबक की वास्तविक लंबाई की 5/6 गुना होती है। ये बात ध्यान में रखना, प्रभावी लंबाई चुंबक की वास्तविक लंबाई की कितना, 5/6 गुना होती है, 5/6 भाग होती है। ठीक है, ये बात तो समझ में आया, ये बहुत सिंपल है। फिर देखो अब ये चीज थोड़ा सा समझने लायक है बच्चों कि विद्युत क्षेत्र में हम विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है बच्चों, तो आप सभी को पता है कि एक होता है इसके अंदर प्लस का आवेश और एक होता है इसमें माइनस का आवेश। ठीक है, दोनों परिमाण में क्या होते हैं, समान होते हैं। ये प्लस का क्यू है तो ये माइनस का क्यू है और इनके मध्य की ये जो दूरी होती है इसे 2a बोलते हैं, ऐसा ही तो बोलते हैं। ठीक, अब अगर हमें द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखनी होती है बच्चों तो हम बोलते हैं कि ये 2a को सदिश रूप मानते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बच्चों, P होता है ना, और P बराबर हम क्या लिखते हैं, Q इंटू 2a। और जब इसे सदिश रूप में लिखना पड़ता है तो हम P सदिश लगाते हैं, तो फिर यहाँ पे सदिश किसके ऊपर लगाते हैं, 2a के ऊपर लगाते हैं। फिर इस 2a की दिशा ही किसकी दिशा होगी, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है, द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। कौन से द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर। ये दिशा होती है किसकी, द्विध्रुव आघूर्ण की। तो इसका मतलब यही दिशा किसकी है बच्चों, 2a की भी है। ठीक है, ये जो 2a की दिशा है वो क्या है, द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से द्विध्रुव के धनात्मक आवेश की ओर है। ये ध्यान में रखोगे आप। चलिए अब हमें क्या दिमाग में रखना है वो समझिए, इसको कंपेयर कराओ दंड चुंबक से। ठीक है, इसी को ही आपको किससे कंपेयर करवाना है, दंड चुंबक से। दंड चुंबक भी एक चुंबकीय द्विध्रुव है। जैसे ये विद्युत द्विध्रुव है वैसे ही दंड चुंबक क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव है। ये बात ध्यान में रखना। फिर ये और ध्यान में रखें, जिस प्रकार विद्युत क्षेत्र में प्लस का आवेश, विद्युत द्विध्रुव में प्लस का आवेश जो काम करता है, हम मान सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में वही दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव करता है। ठीक है, और जो काम माइनस का आवेश कर रहा है वो काम कौन, उसकी तरह सिमिलर बिहेवियर किसका है, एस का है। ठीक है, ये बात समझना। अब अगर मैं बोल रहा हूं, समझिए इस चीज को, अगर मैं बोल रहा हूं कि 2a की दिशा जो है वो माइनस से प्लस की ओर है, ठीक है, तो यहां पर ये दिशा L की प्रभावी लंबाई जो है वो सदिश राशि होगी और उसकी दिशा कहां से कहां की ओर होगी, तो माइनस कौन है, S, प्लस कौन है,
एन है, ठीक है। तो माइनस से प्लस की ओर, तो इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर है, तो हम बोलेंगे साउथ से नॉर्थ, दंड चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर है। मेरी बात को समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो प्रभावी लंबाई है वो 5/6 गुना होती है। तो चलो मैं इस चीज को लिख देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप आगे जाकर कंफ्यूज नहीं हो जाए। प्रभावी लंबाई के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं और डायग्राम आपको बनाना है, ये चीजें आपको डायग्राम सहित ही कार्य करनी है। यहां पर इसको n लिख दीजिए और यहां पर इसको s लिख दीजिए। फिर आप क्या लिखेंगे, L प्रभावी लंबाई बराबर होगा 5/6 L वास्तविक लंबाई या फिर भौगोलिक लंबाई या चुंबक की लंबाई, ठीक है, ये प्रभावी लंबाई होगा। फिर आप क्या लिखेंगे, किसी दंड चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी ही इसकी प्रभावी लंबाई होती है। और ये बात ध्यान रखना, ये दूरी कैसी होती है, तो हम कहते हैं ये लंबवत दूरी है या सीधी दूरी, आप इसे सीधी दूरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सीधी दूरी क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है। यह है वास्तविक लंबाई की 5/6 गुना होती है। इसकी दिशा चुंबक के S से कहाँ की ओर, N की ओर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रभावी लंबाई को कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं चुंबकीय याम्योत्तर की, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, देखिए ये उतार लिया होगा बच्चों आपने, है ना। ऑलराइट, अब देखिए तीसरे नंबर का पॉइंट मैग्नेटिक मेरिडियन की हम बात कर रहे हैं। देखिए इस पॉइंट को कैसे समझें, तो हम बोलते हैं कि ये दंड चुंबक मानिए, ऐसा दंड चुंबक है ना, और ये दंड चुंबक का उत्तरी ध्रुव और ये दंड चुंबक का दक्षिणी ध्रुव। इसे आप कुछ ऐसा समझिए बच्चों कि अगर ये मेरे पास में, जैसा आपको डस्टर दिखाई दे रहा है, तो इस डस्टर को अगर मैं दंड चुंबक मानूं, बार मैग्नेट मानूं, तो इसका यहाँ पर एक पॉइंट होगा नॉर्थ पोल, ये होगा नॉर्थ और ये होगा साउथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ शायद दिखे। तो ये नॉर्थ और साउथ है, ठीक। अब इनको मिलाने वाली रेखा कौन सी होगी, चुंबकीय अक्ष होगी, मिलाने वाली रेखा ये चुंबकीय अक्ष है, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा ऐसा यूं कर लेता हूँ, ठीक, ताकि आपको समझ में आए। अब इसकी अक्षीय रेखा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल, ऊर्ध्वाधर तल ऐसा ही होगा क्या, यूं, है ना। तो दंड चुंबक का देखो, ये तो दंड चुंबक ऐसे लेटी हुई है जमीन पर, और उसका ऊर्ध्वाधर तल हवा में होगा क्या फिर, अगर ये जमीन पर रखी हुई है, ऐसा ये जमीन पे रखी हुई है, तो इसका ऊर्ध्वाधर तल तो ऐसा ही होगा ना, वर्टिकल जो प्लेन है वो ऐसे ही देखा जाएगा, ठीक। तो ये जो चीज है बच्चों, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं, ठीक है। ये चीज लिखनी है। तो अब इसे कैसे डायग्राम में हम कैसे शो करेंगे, तो हम बोलते हैं ऐसा बनाते हैं,
ये ऊर्ध्वाधर तल। ये खैर नीचे की ओर भी आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नीचे की ओर परिभाषा लिखूंगा इसलिए मैंने इसे सिर्फ ऊपर की ओर ही दर्शाया। ये जो ऊर्ध्वाधर तल है इसे NSAB लिख देते हैं। तो ABNS जो है वह क्या है बच्चों, चुंबकीय याम्योत्तर है। ठीक, अब इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम इस चीज को कुछ ऐसा लिखेंगे, किसी स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई दंड चुंबक के चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाला, अक्ष के लंबवत गुजरने वाला ऊर्ध्व तल या ऊर्ध्वाधर तल ही चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से रिलेटेड था। ऐसे ही पृथ्वी का भी एक क्या है, भौगोलिक याम्योत्तर है। वो किसका ऊर्ध्व तल है, तो पृथ्वी के पास भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है बच्चों। ठीक है, तो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से गुजरने वाला जो ऊर्ध्वाधर तल है ना, उस तल को क्या कहा जाता है, भौगोलिक याम्योत्तर। तो भौगोलिक याम्योत्तर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से रिलेटेड है, जबकि चुंबकीय याम्योत्तर किसी चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से रिलेटेड है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तल को हमने क्या कहा है बच्चों, चुंबकीय याम्योत्तर का है। नेक्स्ट है हमारे पास में ध्रुव प्रबलता। इसे ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं और इसे प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल m से। ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ध्रुव प्रबलता क्या होती है। तो आप सभी को पता है कि जब आप कोई दंड चुंबक बनाते हैं, ये पहला ही पॉइंट था, तो हम बोलते हैं कि दंड चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। फिर लोहे के टुकड़ों को या लोहे के फेलिंग्स को हम जब इसके पास में, बुरादे को उसके पास में रखते हैं, तो वो इसके किनारों पर सर्वाधिक चिपकता है, ऐसे ही तो बोलते हैं। तो ये जो किनारों की क्षमता है किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या है बच्चों, ध्रुव प्रबलता है। वो जितना ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करेगा, है ना, वो किनारे जितना ज्यादा लोहे चुंबकीय पदार्थों को या चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, वही उनका क्या है, ध्रुव प्रबलता है। इसे ध्रुव सामर्थ्य भी कहते हैं। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं लिख देता हूं कि क्या है बच्चों, किसी चुंबक के ध्रुवों द्वारा, किसी चुंबक के ध्रुवों द्वारा चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की क्षमता ही इनके ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता कहलाती है।
और दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता समान होती है। अब मैंने आपको बताया कि ध्रुव प्रबलता को m से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर इसकी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है तो इसकी भी ध्रुव प्रबलता स्मॉल m होगी। ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इसकी ज्यादा इसकी कम है, नहीं, दोनों की समान है। जैसे यहाँ पे दोनों के आवेशों का परिमाण समान था, वैसे ही इनकी यहाँ पर आवेशों की जगह किसका उपयोग किया जाएगा बच्चों? ध्रुव प्रबलता का उपयोग किया जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। और दोनों की ध्रुव प्रबलता का परिमाण समान होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लिख देते हैं, ध्रुव प्रबलता को किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और इसका मात्रक भी, जैसे वहां पे Q आवेश का मात्रक कूलाम है, ऐसे इस ध्रुव प्रबलता स्मॉल m का भी मात्रक है। क्या है वो देखिए, इसका मात्रक एम्पियर मीटर है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर मीटर होता है। ये खैर आगे किसी फॉर्मूला में अपन देखेंगे कि आता कैसे है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्रुव प्रबलता हो गया, ठीक। और ध्यान में रखिएगा, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता क्या होती है? समान होती है। एक ही चुंबक की, ठीक है, अलग अलग चुंबकों की ध्रुव प्रबलता भी अलग अलग हो सकती है। फिर नेक्स्ट और फिफ्थ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत बल, और ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है बच्चों, क्या? कूलाम का नियम। ध्रुव प्रबलता को बच्चों अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये बात ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है? पोल स्ट्रेंथ बोला जाता है। और अब जो अपन टॉपिक देख रहे हैं, कूलाम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक पोल्स, ठीक है। अब ये देखिए, मैग्नेटिक पोल्स मतलब चुंबकीय ध्रुवों के लिए हमें बल देखना है। अब ये कैसे देखेंगे? तो ये समझिए बच्चों, लेट सपोज करो कि ये कोई दंड चुंबक है ना, और ये दंड चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव इधर है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ऐसा डॉट बना लो, आप चाहें तो आप क्या बना सकते हैं? डॉट बना लीजिएगा। फिर ऐसे ही कोई दूसरी दंड चुंबक यहां पर रखी हुई है, ठीक, और यहां पर उसका उत्तरी ध्रुव है और यहां पर उसका दक्षिणी ध्रुव है। डन हुआ। अब इस चुंबक के एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता m1 है और इस दूसरी चुंबक की ध्रुव प्रबलता m2 है, ठीक है। तो अगर ये m1 है तो इसका भी m1 ही लिखा जाएगा ध्रुव प्रबलता, और अगर ये m2 ध्रुव प्रबलता है तो इसकी भी ध्रुव प्रबलता m2 ही लिखी जाएगी, ठीक। अब अगर हम इन दोनों ध्रुवों के मध्य, इस चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य बल देखें तो बल कैसा होगा? तो ये बात ध्यान में रखना, एक उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो इनके ऊपर लगने वाला बल ऐसा होगा, यू, इस तरफ। और बल को अगर आप देखोगे तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के वो क्या होगा? अनुदिश होगा, ठीक। अब ये सेम वैसा का वैसा ही काम करता है जैसे कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र में कार्य कर रहा था। तो आप विद्युत क्षेत्र वाले कूलाम के नियम को याद करो, F समानुपाती था किसी के? दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के, ठीक है। और लगने वाला यही बल दोनों आवेशों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा की दूरी के वर्ग के क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था, ठीक है। ऐसा का ऐसा आप समझिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो काम किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश कर रहा है, यहां पर वही का वही काम कौन करेगा बच्चों? ध्रुव प्रबलता करेगा। तो आवेश Q को रिप्लेस करो M से, तो यहां पर चुंबकों के अंदर हम बोलते हैं कि नहीं, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलाम बल, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलाम बल दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्यता या फिर दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये जो F है वो समानुपाती है किसके? M1 × M2 के, ठीक है। तथा यह लगने वाला बल दोनों ध्रुवों के केंद्रों के मध्य की दूरी
इसकी और इसके केंद्रों के मध्य की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा दोनों ध्रुवों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। तो ये बल इधर भी F लगेगा और इधर भी F ही लगेगा। फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन दोनों चीज को सॉल्व करोगे, तो आप लिखोगे F समानुपाती m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर आप F बराबर क्या लिखोगे, वहां पर आप देखो इसको सॉल्व करते हो तो आप इसको ऐसा लिखते हो F समानुपाती q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और फिर आप लिखते हो, अगर निर्वात की मैं बात करता हूं तो k लिखते, और k की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते क्या? सभी को पता होगा, ठीक। q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है। ये आता k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। यहाँ पर भी k m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर लिख सकते हैं और बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं निकाल सकता। और उस k का मान यहाँ पर क्या है, μ0/4 पाई, ये ध्यान में रखिएगा। उस k का मान यहाँ पर कितना है, μ0/4 पाई है। फिर m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, और मेरे हिसाब से आप μ0 चुंबकीय पारगम्यता से पहले से ही परिचित है ना। ये निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता होती है, ठीक है। ये निर्वात की क्या है, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष चुंबकशीलता। तो ऑलराइट, ये मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब ये थोड़ा समझो बच्चों, जो काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो समझने वाली बात है, आप ऐसा ठोक करके मत लिख के आ जाना कि ये दोनों बराबर होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें ऐसा लॉजिक लगाना है कि जो काम μ0/4 पाई करता है वो काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करता है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में जहां हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में हम उसे किससे चेंज कर सकते हैं, μ0/4 पाई से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपका फॉर्मूला बनाने में क्या हो जाएगा, कोई भी चीज इजी हो जाएगी, ये चीज ध्यान में रखें। तो ये बन गया क्या, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला कूलाम बल। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये तो उतार लिया होगा बच्चों, है ना। अब ओके, अब मैं इसको भी मिटा ही सकता हूँ। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसे कुछ ऐसा ही लिखा जाएगा, किन्हीं दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य कार्यरत कूलाम बल, या फिर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, या फिर प्रतिक्रियात्मक बल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कूलाम बल चुंबकीय ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है एवं यह बल दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा के कैसा काम करता है, अनुदिश कार्य करता है।
ठीक है, इस तरीके से आप थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी के बाद में आपको ये सारी चीज उतार करके आनी है। फिर ये चीज उतारने के बाद में आप यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि यहाँ म्यू नॉट क्या है बच्चों, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट निर्वातिकी, क्या है बच्चों, निर्वातिकी निरपेक्ष निरपेक्ष चुंबकशीलता है। निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, चलिए, तो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्हीं परिभाषाओं को मैं डिस्कस करने वाला था। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो वाकई में मैं मानता हूं कि अपेक्षाकृत छोटा बना है, लेकिन अपन जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया बच्चों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।